डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जस्ट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही होंगे। क्योंकि अल्टरनेट ईयर हर साल सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया वो 2021 में आपको मैच करेगा। आप सबसे पहले क्या करिए कि 2019 का जो हमने क्वेश्चन डाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप क्या करिए, एक बार रिव्यू करिए, देन आप इसको 2021 का देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो 2019 में पूछे गए थे 2021 में भी कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न या सेम टाइप का आपको मिल गया है। ठीक है, तो 2021 का जो क्वेश्चन है वो 100% चांस है 2019 और 2021 का जो क्वेश्चन है इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि इससे मैक्सिमम सवाल यानी कम आप टोटल कम से कम कहिए तो टोटल सवाल आपको मैच कर जाएगा 2023 के एग्जाम में। तो ये इसी वजह से ये वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो लघुतरीय दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन आएगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे उसका एनालिसिस कर करके हम डाल देंगे। आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। टोटल 70 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको केवल उत्तर देना होगा कितना, 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो कुछ पढ़ भी लें। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। देखिए, आपको तभी याद रहेगा कोई भी चीज जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आपको याद रहने वाला है, ऐसे नहीं रहेगा। तो डीएनए और आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड बना होता है शुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजिनस बेसेस से। यहाँ जो पायरिमिडीन आपको पूछा है ये है नाइट्रोजिनस बेसेज, और नाइट्रोजिनस बेसेज जो होते हैं अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इससे हड़बड़ाइएगा नहीं, सुन तो रहे हैं ना, इसको नाइट्रोजिनस बेसेज कहते हैं। तो नाइट्रोजिनस जो बेसेज होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। ठीक है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। देखिए, हम अंग्रेजी में लिखे हैं पायरिमिडीन, ये हिंदी में लिखा है पायरिमिडीन। तो जब पायरिमिडीन बोला जा रहा है तो पायरिमिडीन ही बोला जाएगा ना। तो आप इसको सबसे पहले लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि पायरिमिडीन बोला गया तो पायरिमिडीन, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो प्यूरीन होता है आपका दो तरीके का, एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन होता है तीन तरीके का, एक होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। आरएनए में जो आपको मिलेगा, आरएनए में मिलता है यूरासिल मिलता है, ठीक है, और मिलेगा आपको साइटोसिन मिलेगा। ये थाइमीन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि थाइमीन जो है वो डिस्टिंग्विश अलग करता है किसको, डीएनए को आरएनए से। तो ये मिलता है, ये मिलता है डीएनए में। यदि आपसे पूछा जाता तो ये डीएनए के लिए रखिएगा। तो डीएनए में ये दोनों मिलेगा आपको, साइटोसिन एंड थाइमीन, और आरएनए में ये मिल जाएगा दोनों साइटोसिन एंड यूरासिल। ये मिलेगा किस चीज में, आरएनए में मिलेगा। अब ढूंढिए इसमें से कि साइटोसिन और यूरासिल कहाँ लिखा हुआ है। तो साइटोसिन और यूरासिल लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अब ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, इस तरीके से कर दिए तो। नाइट्रोजिनस बेसेज होता है कितने तरीके का, दो तरीके का, प्यूरीन एंड होता है कौन सा, पायरिमिडीन। एक बार स्थिर से देखिए, समझिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि डीएनए में कौन कौन पायरिमिडीन होगा, तो साइटोसिन एंड थाइमिन, और आरएनए में होता है साइटोसिन एंड यूरासिल। तो इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आप कुछ नोट भी कर सकें। देखिए, पूछा है क्या कि ट्रिपल एंटीजन, बच्चों को पढ़ता है, टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो किसके लिए नहीं होता है, तो ट्रिपल एंटीजन में आता है कौन कौन, डिप्थेरिया आता है, परट्यूसिस आता है और टेटनस आता है। तो कौन नहीं आता है, तो टाइफाइड नहीं आता है। आप याद रखिएगा ऐसे, ट्रिपल एंटीजन टीका में आता है कौन, डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टेटनस। इसीलिए ये बोला जाता है डीपीटी, डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस। ये ट्रिपल एंटीजन क्या है आपके पास, ट्रिपल एंटीजन टीका है। ठीक है, डिप्थेरिया, परट्यूसिस
और टेटनस, टाइफाइड नहीं। तो डीपीटी आप याद रखिएगा ट्रिपल एंटीजन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाइए कौन सा, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलता है कौन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से हमें हानि नहीं है, नाइट्रोजन से हमें कोई हानि नहीं है। नाइट्रोजन का कंटेंट यदि हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता और आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन ही बहुत होता, तो हर जगह आग लग जाता। जैसे एक बार जब प्लेन बनाया गया था तो उस समय क्या हुआ था कि प्लेन में ऑक्सीजन का ही केवल सप्लाई किया गया था, जो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है उसके लिए। तो हुआ क्या कि जब उसमें इलेक्ट्रिक स्विचेज को जब दिया गया तो पूरे प्लेन में आग लग गया, पूरा जो उसका सर्किट था सारा उड़ गया। तो हम लोग तो सोचते कि अरे भगवान का पूजा नहीं किए, कुछ और भी सोच लेते। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीके से उसका लॉजिक निकाला। उन लोगों ने पता लगाया कि जो वायर हिट हुआ और हिट होने की वजह से अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा था, इस वजह से सबों में आग लग गया। समझ गए ना। तो नाइट्रोजन नहीं होता तो सब कुछ जल्दी से सड़ गल जाता, ऑक्सीजन ज़्यादा होता, हद से ज़्यादा होता। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि हम लोगों को पूरे तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरीके से लिविंग थिंग्स को खास करके। जैसे आप कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे के पैकेट में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, कुरकुरे से ज़्यादा नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि उसके टेस्ट और फ्लेवर को यही क्या करता है, मेंटेन कर करके रखता है। नाइट्रोजन में और क्या रखा जाता है, सीमेन को रखा जाता है, यानी मिर्च को रखा जाता है, और उसको स्टोर कर करके जो वेटनरी के डॉक्टर हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह तक लिक्विड नाइट्रोजन में ही ले जाते हैं लिविंग थिंग्स के स्पेसिमेन को। प्लस में जो मीट और बाकी सब चीज़ों का जो सप्लाई होता है वो नाइट्रोजन के कंटेनर में ही होता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को ये जल्दी ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, ये खराब होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो ये तो ग्रीन हाउस होगा ही नहीं, इसके कारण हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सब है, जैसे मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि बढ़ते चला जाएगा तो पृथ्वी गर्म होते चली जाएगी, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होता है कि सनलाइट से जो आ रहा है जो हीट, उसको ये ट्रैप करके रखे, पकड़ करके रखे। समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, और इकोलॉजी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ये है किसके लिए है, बाघों के लिए है। ठीक है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है। आहार श्रृंखला में एक दूसरे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला में यही है। तो देखिए आहार श्रृंखला में घास को गेहूं तो खा नहीं सकता है, कि खाएगा, नहीं खाएगा। गेहूं को आम खाएगा, नहीं खाएगा, तो आहार श्रृंखला है ही नहीं, ठीक है। बकरी को गाय खा जाएगी, कभी गाय खाती है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय घास को, उल्टा है, घास खा जाएगी क्या गाय को, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। चलिए, घास, बकरी और शेर, ये तो सही लग रहा है। घास को खाएगी बकरी, बकरी को खा गया शेर, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। और घास को मछली नहीं खाती, मछली को बकरी नहीं खाती, ये भी गलत है। तो इस तरीके से भी सोच करके आहार श्रृंखला को क्या करिएगा, काटिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, कि न्यूक्लियोसाइड है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो डीएनए या आरएनए, दोनों को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी एक ही स्ट्रैंड होते हैं उसमें। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है शुगर, और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। डीएनए में आपको थाइमिन होगा, इसके जगह पे आरएनए में यूरासिल होगा। ये सब डिफरेंसेस था किसमें, डीएनए में एंड आरएनए में। यहाँ क्वेश्चन है उसी से, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हो गया कि डीएनए या आरएनए में शुगर है न्यूक्लिक एसिड में, और शुगर के साथ यदि नाइट्रोजिनस बेसेज आ जाए तब इसको हम बोलते हैं, तब इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। और यही शुगर, कोई भी शुगर, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, नाइट्रोजिनस बेसेज है, और इसके शुगर के साथ और कौन हो जाए, फॉस्फेट। देखिए इधर नहीं लिखे नाइट्रोजन की तरफ,
शुगर के साथ ही फॉस्फेट क्या होता है, ऐड होता है, और शुगर के साथ ही नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। समझ गए। तो न्यूक्लियोसाइड पूछा है, तो न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर और नाइट्रोजनस बेसेज, जबकि न्यूक्लियोटाइड, देखिए साइड और टाइड थोड़ा सा शब्द का अंतर है, गड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करिएगा। तो इसमें शुगर होगा, शुगर के साथ नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फेट होगा। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड में हम क्या ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फोरस ऐड करेंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो आप इसमें से ढूंढिए, शुगर है और एक नाइट्रोजन युक्त बेस, हाँ एक ही होता है, एक ही ऐड होता है, एक साथ सबका सब नहीं हो जाएगा ना, प्यूरिन ना पायरिमिडीन, ऐसा नहीं है कि सबका सब ऐड हो जाएगा। तो इसमें आंसर होगा आपका न्यूक्लियोसाइड का कौन सा, एक। ठीक है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से क्या समझ रहे होंगे। ये अब तो क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बच्चा सब खूब पढ़ता है। रिप्रोडक्शन, गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेट जो बनता है उसको क्या कहते हैं। तो निर्माण को अंग्रेजी में यानी बायोलॉजी के भाषा में जेनेसिस कहा जाता है। किसके निर्माण की बात कर रहा है, गैमेट का। तो ये कहलाएगा आपको गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जेनेटिक्स का सवाल है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके का कैंची है। ये डीएनए को कट करता है डिजाइड पार्ट से। कि हमको जैसे बायोटेक्नोलॉजी में चाहे क्या बोलते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं, सब इसके बिना संभव नहीं था कि क्योंकि एक पार्टिकुलर डीएनए को कट करना, उसके जीन के एरिया को कट करना, यही एंजाइम क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। इसको न्यूक्लियर सीजर भी कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, आप बार बार बोलते रहिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है। हालांकि एक्सो न्यूक्लिएज ये सब लिख कर करके ना थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है एक्सो न्यूक्लिएज लिख करके, लेकिन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसके लिए शब्द कौन सा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, जो कि एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड को करने वाला कैंची है। तो यह भी पूछेगा कि डीएनए और आरएनए को कट कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। ठीक है। अब आ जाइए 9th नंबर के क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सब कुछ होता है, फ्लोरा भी होता है, फौना भी होता है, सब कुछ होता है एक ही साथ। तो यानी पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में कौन आ जाता है, इसमें हमारे सराउंडिंग का जितना इन्वायरमेंट है चारों तरफ से, उस सब का सब आ जाता है किस चीज में, पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाता है। यानी बायोटिक, एबायोटिक जितने कंपोनेंट होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितना भी है सब एक दूसरे से यदि जुड़ा हुआ हो जाए तब उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है। तो देखिए प्राथमिक उत्पादकता तब किससे संबंधित है, तो प्राथमिक उत्पादकता जो संबंधित है वो है आपका प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर यानी प्लांट से। ठीक है। और प्लांट को खाएगा कौन, शाकाहारी जीव खाएंगे। तो द्वितीय उत्पादकता में चला जाता है शाकाहारी, और तृतीय उत्पादकता में चला जाएगा कौन सा, मांसाहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देखे होंगे, हर दिन देखते होंगे लेकिन नोटिस नहीं करते होंगे, दूध खरीद के लाते होंगे पैकेट वाले, उस पर लिखा रहता होगा पास्चुराइज्ड मिल्क। पास्चुराइज्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है कि ये लुइस पास्चर के नाम पे पड़ा है पास्चुराइज्ड। तो लुइस पास्चर ने क्या किया था कि मिल्क जो ज़्यादा अमाउंट में जो बन रहा था, प्रोडक्शन होता था, उसको लंबे टाइम तक हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता था, बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब कर देते थे। पास्चुराइजेशन टेक्निक में क्या हुआ कि दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर करके उसको एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। एकाएक ठंडा कर लेने के वजह से उसमें जो बैक्टीरिया और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और फिर उसको ठंडे कर करके हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो पास्चुराइजेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केवल दूध को ही करते हैं, बाकी सबको थोड़े करते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग हम करेंगे ना, पेट्रोल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। पानी को करेंगे वेपोराइज होगा, पानी कौन सा ये खराब होने वाला है। ठीक है।
अब आ जाइए, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति होती है कितने स्तरीय? तो ये इसमें कंफ्यूजन भी इस सवाल में है कि एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो हम इसका जब लेयर देखते हैं तो इपीडर्मिस, फिर मिडिल लेयर आता है, फिर टेप्टम आता है, इंडोडर्मिस, देन टेप्टम आता है, तब जाकर के उसके अंदर होता है। तो पराग नहीं, ये तो हो गया पराग कोश की बात। अभी जो हमने बात किया पराग कोश, पराग भित्ति। तो पराग भित्ति में देखिए इसमें क्या होगा, एक पराग कण है, तो पराग कण इसी तरीके का होता है, इसके बाद में एक बाहर भी एक लेयर होता है, ठीक है। और इसको जो है ये ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जर्म, जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर। पराग, पराग, पराग का मतलब पॉलन ग्रेन, पराग का मतलब पॉलन ग्रेन्स। और इसकी भित्ति, तो इसकी भित्ति एगो ई हो गया, एक दूसरा ये भित्ति हो गया। तो कितना स्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है। अब दोनों भित्ति का नाम जान लीजिए। एक को बोलते हैं बाहर है, तो बाहर वाले को इग्जाइन, और अंदर जो दीवार है उसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, एग्जाइन और इंटाइन। आपका क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो इधर उधर पलट करके देख लीजिएगा, आप परेशान नहीं होइए। हिंदी और अंग्रेजी का देखिए उसको जाकर के। पराग का मतलब होता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन यानी उसकी भित्ति कितने स्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है। बाहर वाले को एग्जाइन और अंदर वाले को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे, ठीक है। तो द्विस्तरीय होता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार पूछा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है तो चाहे टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट हो, सब का सब उत्पन्न एक ही जगह होता है, उत्पन्न तो एक ही जगह होगा, अस्थि मंजा में। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब थाइमस में जाकर के मैच्योर हो तब टी लिम्फोसाइट, और अस्थि मज्जा में ही, बोन मैरो में ही भी हो जाए मैच्योर, तब उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट पूछता कि ये मैच्योर कहाँ होता है, व्यस्क कहाँ होता है, तो थाइमस में, और लिखा है कि उत्पन्न होता है कहाँ, तो अस्थि मज्जा में। समझ रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछा है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या कर देते, क्या इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है थाइमस, सब लोग गलत कर देता, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको आर आई। इको जो आगे जो वर्ड है ना, ये है इचेरेचिया कोलाई से लिया गया है। किससे लिया गया है, इचेरेचिया कोलाई एक तरीके का बैक्टीरिया है। आर आई इसका एंजाइम का टाइप हो गया, का स्रोत है। तो इको आर वन है, सॉरी आर आर आई नहीं पढ़ते हैं, आर आई नहीं पढ़ते हैं, गलती से पढ़ लिए, R1। तो इकोलाई इसका सोर्स है, ठीक है। रहेगा कौन, इसका नाम है तो रहेगा कौन, जिसका नाम रहेगा उसी का नाम, ठीक है। किस फल के में बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है, लीची में खाया जाता है। लीची का आप क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को स्थिर से सुनिएगा, एक एक पूरे एक पार्ट में तो हम देंगे नहीं, क्योंकि आप सुन नहीं पाइएगा, ऊब जाइएगा। तो इसको दो पार्ट में बांट कर करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे हम 2021 वाले का। इतना दूर तक ये तो होगा ही। साथ में यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। और ये तो पक्का है कि इसमें से 2019 और 2021 का जो क्वेश्चन है वो टैली करेगा, पक्का। फिर एक और वीडियो हम बनाए करके इस आप लोगों के लिए हम इसमें अपलोड करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, ठीक है। SO2 प्रदूषक का सूचक है, ठीक है। तो जहां SO2 का प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे हम यहाँ भी बैठे हुए हैं तो यहाँ SO2 ज्यादा हो जाता है, तो हमारे आसपास का वेजिटेशन में लाइकन क्या हो जाता, बढ़ जाता, उसका प्लांट ज्यादा दिखने लगता। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं, वो बता देते हैं। यदि साइंटिस्ट लोग किसी एरिया में घूम रहा है और देखा कि अरे यहाँ लाइकन तो बहुत हो रहा है, इतना लाइकन को तो होना नहीं चाहिए था, प्रोडक्शन इतना उत्पादन, तो देख रहा है कि हो क्या रहा है, तब उसको पता चल जाएगा कि लगता है कि यहाँ SO2 का कंटेंट क्या है, यहाँ ज़्यादा है, इसलिए लाइकन यहाँ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। शहद का निर्माण कौन करती है,
आप सोचिए कि कौन करती है। अब कोई कहीं का राजा होगा तो राजा काम करता है कि करवाता है? राजा काम नहीं करता। तो उसी तरीके से तो ये तो महाराजा है। नर मधुमक्खी एक छत्ता में एक ही को होता है, ठीक ना। रानी मधुमक्खी आ जाइए, तो रानी मधुमक्खी, रानी है तो रानी काम करेगी? नहीं करेगी। कार्यकर्ता मधुमक्खी बेचारा सब काम करता है, समझ गए। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? ज्यादा मुर्गी, जहाँ मुर्गी पालन ज्यादा होता है वहां ज्यादा चांस रहता है गंदगी, गंदगी का, ठीक है। तो गंदगी से होने वाला बीमारी कौन है? हैजा है, ठीक है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? बहुत बनाते हैं आप लोग, बनाइए। इडली एवं डोसा को किस से बनाया जाता है? इसका आटा, इसके आटा में किस चीज का कंटेंट जो होना चाहिए, जो ज्यादा होना चाहिए? तो लैक्टोबैसिलस का होना चाहिए, ठीक है। एगोरेज जेल, एगोरोज इस लिखा है, एगोरेज जेल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? एगोरोज जेल लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है एगोरोज जेल का। तो एगोरोज जेल का मक्का से तो होता ही नहीं है, समुद्री घास से भी नहीं कहिए। समुद्री घास क्या कहिएगा, ये एलगी से होता है, ऑप्शन नहीं दिया है। साइकिल से भी नहीं होता, तो इसमें से कोई नहीं, एलगी हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ये पूछा है 2019 के क्वेश्चन में। ऑपरेंट मॉडल किसने किया था? तो जैकब एंड मोनोड ने किया था। और ऑपरेंट मॉडल जो है ना वो जीन रेगुलेशन के लिए, हमारा जीन कैसे स्विच ऑन होता है, कैसे स्विच ऑफ होता है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में जितने भी जीन हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार ऑन होगा, यानी वर्क करेगा, और जरूरत के अनुसार वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीन हैं जो हमेशा वर्क करते रहते हैं, उन जीन को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप किसी रूम में जाएंगे, बेफालतू लाइट जला कर रखेंगे क्या? नहीं, जब जरूरत होगी लाइट ऑन करेंगे, जब जरूरत नहीं होगी लाइट ऑफ करेंगे। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो जीन है किसी काम को वो करता है, जरूरत है तो ऑन हो गया, जरूरत नहीं है तो ऑफ हो गया, ठीक है। इसी चीज को बताया था किसने? जैकब एंड मोनोड ने। इन्होंने बताया था कि कैसे कोई जीन वर्क करता है, यानी जीन रेगुलेशन के बारे में इन्होंने बताया था, जैकब एंड मोनोड ने। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे ही, लैक जीन एंड हिस जीन के बारे में। दोनों के बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है। लैक जीन के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, और हिस जीन आपको मेडिकल में सवाल पूछा जाता है। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? कौन है जो विषाणु से बीमारी नहीं होता? ये है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है कि बीमारी से कौन सा, ये विषाणु से कौन सा नहीं होगा? तो नहीं होगा भाई, तो मम्स तो होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, मीजल्स भी होता है, डिप्थेरिया नहीं होता है। ये होता है क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। पशुपालन में मधुमक्खी सम्मिलित है, कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, मत्स्य कार्बनिक खेती, ई पालन है। ये ऐसे भी पकड़ा जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कार्बनिक खेती, हम कार्बनिक खेती करते हैं तो ये पशुपालन में ही नहीं आता, ये तो पेड़ पौधा आ गया, बाकी सब जीव है। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से है? माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता हो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नाम तो आप यहाँ तो सुने ही होंगे कि किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्टीफन हेल्स का। नहीं है, बाकी सब लुईस पास्चर, जेडी वाटसन, रॉबर्ट कॉख ने, इन सबों का संबंध रहा है। एंटीकोडोन्स किस में पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए ये है आपका डीएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम, और ये है 3 प्राइम। इस पर इंफॉर्मेशन कोडेड होता है। ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, और इसके पार्टिकुलर सेगमेंट को जो कि फंक्शन करता है वो जीन कहलाता है। अब डीएनए से बनेगा आरएनए, और कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए बनता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या होता है? इस पर होता है जेनेटिक कोड। इस पे होता है, पूछेगा कि किस पे जेनेटिक कोड होता है, तो जेनेटिक कोड होता है एमआरएनए पे। और ये हम एक सिंबल ले रहे हैं मात्र, ये 3 प्राइम है, ये है टीआरएनए का। ये कौन सा आरएनए ले रहे हैं? टीआरएनए है।
और टीआरएनए का ई जो एरिया है ये एंटीकोडोन कैरी करता है। क्या कैरी करता है? एंटीकोडोन कैरी करता है। और ये 3 प्राइम पे कोई भी अमीनो एसिड आकर के क्या होता है? अटैच्ड होता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंटीकोडोन किस में पाया जाता है। तो एंटीकोडोन आपने ये टीआरएनए जेनेटिक कोड को लेकर के ये जाएगा कि इसको अमीनो एसिड को कैरी करता है। इसको डिटेल में जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, जो पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, और जिनको आंसर चाहिए उनके लिए यहाँ बात करें। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? तो आपको क्या दिखा? ट्रांसफर आरएनए में क्या मिलता है आपको? एंटीकोडोन मिलता है। एमआरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए। देखिए ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये वर्कर है। वर्कर कहने का मतलब कि ये अमीनो एसिड को एक एक को ले आकर के जोड़ जोड़ करके क्या करेगा? प्रोटीन्स को ये बनाता है। ठीक है, चलिए हौच पौच को हम मिटाएं और फिर से काम करें। हाँ, एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? 26 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल का क्या किसका नियम था बताइए? मेंडल जेनेटिक्स में काम किए हैं, जाहिर सी बात है, अनुवंशिकता का नियम था इनका। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको हम और क्या कहते हैं? पृथक्करण यानी अलग करना। पृथक्करण करने का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी सेपरेट करना। तो कोई इम्प्योर गैमेट है जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस स्टेट में है और ये इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? दो चीज मिला हुआ है ना, कैपिटल टी एक साथ रहता तो प्योर, और स्मॉल टी एक साथ रहता तो प्योर। लेकिन यहाँ दोनों चीज का मिक्सअप है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो हो गया इम्प्योर। इम्प्योर मैंने अशुद्ध। और इसको जब आप अलग अलग कर दीजिएगा तो यही कहलाएगा पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल टी इस साइड, स्मॉल टी इस साइड, और ये जो भी बना ये है युग्मक यानी गैमीट। ये क्या है? गैमीट है। ये क्या है? गैमीट है। ठीक है, तो पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविकता का नियम गलत, स्वतंत्र अभिवन का नियम गलत, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अभी दोनों को जब सेपरेट कर दिए तो ये कैसा हो गया? ये हो गया प्योर यानी शुद्ध, और ये भी हो गया प्योर, अलग अलग हो ही गया। तो युग्मकों को शुद्धता के नियम को हम बोलते हैं पृथक्करण के सिद्धांत कहते हैं। यहाँ आप समझ ही गए हैं, यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा तो आप यही लिखिएगा, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजाति कोई बनता है तो प्रतियोगिता से बनेगा। हमको तो नहीं लगता कि प्रतियोगिता से कि हम नया बन जाए, नहीं, प्रतियोगिता से नई बन सकता है। बनता है उत्परिवर्तन से बनता है। किससे बनता है? उत्परिवर्तन से नए प्रजातियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र 28 दिनों का होता है। इसमें एंडोमेट्रियम क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है, और ये बॉडी से क्या होता है? बाहर आता है। तो आपको तो पता है कि मनुष्य में तो होगा ही, इसी से रिलेटेड हमारे ये हो गए, और इसी से रिलेटेड ये चिंपांजी भी हो गया। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा क्या? सबों में, इन सबों में होता है। ठीक ना, इन सबों में आपको मिलता है ऋतुस्राव चक्र होता है। द्विखंडन किस में अपनाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विखंडन 1 से 2 हो गए तो 1 से 2 अमीबा भी होता है, 1 से 2 पैरामीशियम भी होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी दोनों में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल और बहुत मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है क्या कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। अब ऐसे समझिए इसको ध्यान से, ये हमारे पास ये है डीएनए, तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो ये हो गया 5 प्राइम, और ये हो गया कौन सा? 3 प्राइम, और ये हो गया 5 प्राइम, और ये हो गया 3 प्राइम, और ये हो गया 5 प्राइम। एंटी होता है दोनों एक दूसरे का। कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन, ये है इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन है,
तो ये फिक्स्ड है कि यहाँ गुआनिन होगा और दोनों एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, बॉन्डेड होगा। साइटोसिन 18% कह रहा है कि इसका कंटेंट कितना है, 18%। तो पूछ रहा है कि तब भैया एडिनिन कितना होगा, तो एडिनिन यदि होता है तो इसके साथ और कौन होता है डबल बॉन्ड से, थाइमिन, किस पे, डीएनए। यहाँ डीएनए लिखा है। अब कैसे इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये जब 18% हो गया साइटोसिन, तो 18% आपको इसमें क्या मिलेगा, इस डीएनए में गुआनिन भी मिलेगा। तो 18 दूना कितना हो गया, 36%। तो यही हो गया 100 में 36, ठीक है। तो रेस्ट ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, तो 6 में से 36, 100 में से 36 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64, तो 64 में एडिनिन भी है और थाइमिन भी है, तो 64 का आधा कितना हो जाता है, तो इसका मतलब 32% भी है और 32% ये भी है, तब ना हुआ 32 दूनी 64%। तो 64 और 36 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो पूछ रहा है कि तब एडिनिन कितना होगा, तो एडिनिन हमारे पास आ रहा है 32%, तो ये आंसर आपके देख रहे हैं 32%। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। ठीक है। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट है, फेमस है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पे आक्रमण करता है, तो HIV जब होता है किसी को, तो ये क्या करता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम को ही क्या करता है, बर्बाद करता है। किसको बर्बाद करता है, डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करता है। तो डिफेंस सिस्टम में टी कोशिका महत्वपूर्ण होता है, तो टी कोशिका को ये करता है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरक्षा वाले को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरक्षा वाले को एंटीजन बोलते हैं। और हाल ही में आपने इसका नाम खूब सुना है, एंटीजन किट। किसके लिए, जब हम लोग को कोरोना हुआ था। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन है, तो एलर्जी में हिस्टामिन सबसे ज्यादा निकलता है। हिस्टामिन हद से ज्यादा निकलने लगेगा तो हो जाएगा एलर्जी। बायोगैस में क्या होता है, तो धुआं होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, सब होता है। ठीक है। तो ये अभी कितना टोटल क्वेश्चन है, कितना टोटल क्वेश्चन है आपके पास, 70 क्वेश्चन है। देखते देखते बोर ना हो चाहिए, तो इसको 2 पार्ट में हम करने वाले हैं। ये पार्ट 1 यहाँ फिनिश किए हैं, पार्ट 2 अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए डाल देंगे और एग्ज़ाम से पहले डालेंगे। आप देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और केमिस्ट्री का भी हम इसमें कुछ कुछ किए थे। एक मिनट रिज्यूम जरा कर लें इसको। हाँ, केमिस्ट्री का भी कुछ सवाल इस पे तो नहीं कर पाए, लेकिन अगले साल से इसको भी हम करेंगे। आप अपने जो नीचे डिसेंडेंट हैं, भाई हैं, उन लोगों को आप क्या करिएगा, बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।